तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल से हम लोगों ने जहाँ ख़त्म किया था, जहाँ हम लोग का ख़त्म हो गया था थोड़ी देर पहले, तो हम लोगों ने पढ़ा कि राजप्रसाद की विशेषताओं के बारे में, किसने बनवाया, किसने तुलना की, क्या ये सब हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा था ये राजप्रसाद। आइए अब इसको आगे देखते हैं हम लोग कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया, पतन के 600 वर्ष के बाद भारत कौन आया? पतन के 600 वर्ष के बाद भारत आया चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, तो फाहियान जब आया तो फाहियान ने राजप्रसाद को जब देखा तो वो बिल्कुल इसकी भव्यता को देखकर अचंभित हो गया और उसने इसकी तुलना किससे कर दी? उसने कहा कि यह जो राजप्रसाद है ये बिल्कुल भी मानव निर्मित नहीं है, ये देव निर्मित है। ठीक है, बहुत बड़ी तुलना की उसने कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर और देखें तो फिर मेगास्थनीज ने राजप्रसाद की विशेषताओं के बारे में बताया है। मेगास्थनीज ने, तो आप इसे भी अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। जब आपको विशेषता ही लिखनी है, आपको कला के बारे में लिखना है, तो उसने राजप्रसाद की भव्यता के पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, ये आपको समझने के लिए उसने कहा कि जो ये पूरा नगर है, ये जो पूरा नगर बसा हुआ है, ये चारों ओर लकड़ी की दीवार इसके बनी, मतलब नगर एक किले के अंदर है, सुरक्षित। सुरक्षा का पर्सपेक्ट उसने दिखाना चाहा कि ये जो नगर है, नगर के चारों ओर घेराबंदी की हुई है लकड़ी के दीवार की। ठीक है, जिसके बीच में छिद्र बना हो। आपने फिल्म देखा होगा बाहुबली, उसमें हमने देखा होगा कि जो द्वार होता है उस पर छिद्र बनी होती है तीर चलाने के लिए। तो वैसा ही कुछ तुलना यहाँ भी किया गया है कि जिसके बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बनी हुई है, और जो प्राचीर के चारों ओर, जो जिसमें राजा का वो है निवास है, उसके चारों ओर 60 फीट गहरा और 600 फीट चौड़ा खाई भी बनाया गया, ताकि अगर कोई आक्रमण हो तो डायरेक्ट राजमहल पे ना हो जाए। बीच में काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। उस समय के सोच को आप देखिए कितना विकसित था। ठीक है, और मेगास्थनीज ने ये कहा कि नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। आप समझिए कि अगर कुछ भी आपातकालीन घटना घटती है तो नगर के पास टोटल 64 द्वार थे एग्जिट करने के लिए। ठीक है, जो उस समय की कला, उस समय की इंजीनियरिंग को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, सोच को दिखाता है कि एग्ज़िट रूट 64 थे, एंट्री रूट एग्ज़िट रूट 64 थे आने जाने के लिए, और 570 बुर्ज थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अशोक की कलाकृति। अभी आपने देख लिया राजप्रसाद के बारे में, इतने पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखेंगे अशोक की कलाकृतियाँ जिन्हें 4 भाग में बांटा गया: स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा विहार। लाइन से हम लोग जानेंगे स्तंभ क्या, स्तूप क्या, वेदिका क्या और गुहा विहार क्या। तो स्तंभ की अगर बात करें तो स्तंभ का विकास प्राचीन काल में नहीं था। जो प्राचीन काल में हमारा कला का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य से पहले तक, उसमें स्तंभ कहीं नहीं था। स्तंभ का विकास ही हुआ मौर्य कला में। तो स्तंभ के विकास के लिए कौन सा काल जाना जाता है? मौर्य काल जाना जाता है। यहीं से स्तंभ का विकास हुआ, और इसमें भी अशोक के समय से स्तंभ का विकास हुआ। ठीक है, तो स्तंभ के बारे में जानते हैं कि स्तंभ क्या था, कैसा था, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य थे स्तंभ के। तो सबसे पहला जो स्तंभ की विशेषता है कि ये एकात्मक स्तंभ होते थे। ठीक है, जो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता स्तंभ की वो है एकात्मक स्तंभ होना। ठीक है, एकात्मक स्तंभ कहने का अर्थ है कि एक ही पत्थर को काटकर कलाकृतियाँ बनाई गई। ठीक है, एक ही पत्थर को काटकर पूरी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। ये था एकात्मक, मतलब एक स्तंभ होता था और उसी पर डिजाइन होता था। ऐसा नहीं कि पत्थर को काट कर जोड़ कर बनाया जा रहा है, एक ही पत्थर को तराश कर और उस पर डिजाइन बनता था। ये था हमारा स्तंभ, इसे एकात्मक स्तंभ, जो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, एकात्मक स्तंभ होना। यह स्तंभ अशोक ने बनवाया क्यों, ये भी सवाल है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या?
इसका अगर मुख्य उद्देश्य बात करें, कीवर्ड्स की बात करें जो आपको पता होना चाहिए, वो बनवाया अशोक ने धर्म प्रचार के लिए। किस लिए बनवाया? धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, धर्म प्रचार, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था अशोक। कब जुड़ा? कलिंग युद्ध के बाद। जब कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार हुआ, विक्षुब्ध हो गया अशोक इस युद्ध से, इस रक्त से, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब बौद्ध धर्म के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसने स्तंभ का सहारा लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्तंभ है उसका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना, जो अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी धर्म प्रचार अच्छे से किया। ठीक है, अगर इसमें हम सर्वोत्तम स्तंभ की बात करें तो सर्वोत्तम स्तंभ हमें देखने के लिए मिलता है चतुर्सिंह स्तंभ। बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा स्तंभ है। चतुर्सिंह स्तंभ कहाँ मिला? ये सारनाथ में। ये सर्वोत्तम स्तंभ है सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ। इसे अशोक ने बनवाया था धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में। ठीक है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन अशोक ने इसे बनवाया था। क्यों? धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है जो प्रथम उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा, ठीक है, प्रथम उपदेश के उपरांत उनकी स्मृति में, ठीक है, ये चतुर्सिंह स्तंभ बनाया गया था। तो याद रखना आपको कि चतुर्सिंह स्तंभ जो था वो सर्वोत्तम स्तंभ का उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, और जब भारत गणतंत्र हुआ तो भारतीय सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया। ठीक है, तो आप इसकी महत्व को समझ सकते हैं कि जो चतुर्सिंह स्तंभ था इसे ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसे ही हम लोग जानते हैं अशोक लाट या फिर सारनाथ का सिंह स्तंभ। सारनाथ का सिंह स्तंभ, ठीक है, इसी का नाम है जो चतुर्सिंह स्तंभ था, इसी का नाम है अशोक लाट भी, या आप लोग कह सकते हैं इसे सारनाथ सिंह का स्तंभ भी। ठीक है, तो इसे भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया। अब इस स्तंभ का भी थोड़ा चर्चा कर दें, क्योंकि अगर इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाएगा और आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा चतुर्सिंह स्तंभ के बारे में बता दें कि इसमें क्या है। तो अगर आप चतुर्सिंह स्तंभ की व्याख्या करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 सिंह जो हैं पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं एक दूसरे के, ठीक है, पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं में बैठे हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं, पीठ से पीठ सटाकर चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं ये जो 4 सिंह हैं। इसके अलावा ये 4 सिंह दर्शाते क्या हैं? ये 4 सिंह दर्शाते हैं शक्ति, साहस, अथवा ये 4 सिंह शक्ति, साहस अथवा बुद्ध की शक्ति के प्रतीक को दर्शाते हैं। तो आपने पहले बताया चतुर्सिंह स्तंभ क्या है, क्यों बनवाया गया, कब इसे सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे और क्या कहते हैं। फिर आपने बताया 4 सिंह जो है वो चारों दिशाओं को देख रहे हैं। फिर आपने बताया कि 4 सिंह किस चीज़ के प्रतीक है, शक्ति, साहस अथवा बुद्ध की शक्ति के प्रतीक हैं।
ठीक है। अब इन चारों सिंहों के मस्तक पर, चारों सिंहों के मस्तक पर क्या होता था, चारों सिंहों के मस्तक पर एक महाधर्म चक्र होता था। महाधर्म चक्र, चारों सिंहों के मस्तक पर क्या होता था, महाधर्म चक्र, जिसमें 32 तीलियां होती थी। 32 तीलियां होती थी, जो टूटी फूटी अवस्था में है अभी, और कहाँ संरक्षित है, सारनाथ में संरक्षित है, सारनाथ में संरक्षित है। ठीक है। और ये चक्र जो था, ये जो चक्र है, ये किस चीज़ का प्रतीक है, इसे भी थोड़ा लाइन लिख दें आप। तो ये चक्र जो है शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है, क्योंकि चार सिंह शक्ति का है प्रतीक, और इसके ऊपर है, तो ये शक्ति के ऊपर, शक्ति के ऊपर किस चीज़ का विजय है, शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है। शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है। ठीक है। चार सिंह है, चारों दिशाओं में है, शक्ति, साहस अथवा बुद्धि का, बुद्ध की शक्ति के प्रतीक है। मस्तक पर इनके महाधर्म चक्र है, जिसमें 32 तीलियां जो टूटी फूटी अवस्था में, और वो कहाँ मिली है, सारनाथ में संरक्षित है। और ये जो चक्र है, महाधर्म चक्र, ये शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है। अब ये जो चतुर सिंह है आपके, जो चारों शेर हैं, इसके नीचे 4 पशु बने। कौन कौन, हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह। देखिए अब यहाँ से आप कितना अच्छा पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जिससे पढ़ने वाले को भी लगेगा कि हाँ आप कंसेप्ट समझ रहे हैं। अब ये चतुर सिंह के नीचे ये 4 पशु आपको दिख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। ये क्या दर्शाते हैं आपस में, ये दर्शाते हैं सह अस्तित्व की अवधारणा को, कि एक साथ मिलकर भी रहा जा सकता है। सह अस्तित्व की अवधारणा को दर्शाते हैं। तथा ये बुद्ध के 4 प्रतीक भी है। क्या हाथी किस चीज़ का प्रतीक है बुद्ध के लिए, हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ अवस्था का प्रतीक है, गर्भस्थ का प्रतीक है। घोड़ा जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, घोड़ा उनके गृह त्याग, अश्व, कैसे याद रखना है, अश्व से आदमी भाग सकता है, तो उन्होंने घर छोड़ा था, तो घोड़ा से गृह त्याग। हाथी गर्भस्थ का प्रतीक है। बैल किस चीज़ का प्रतीक है, उनके जन्म का प्रतीक है। और सिंह किस चीज़ का प्रतीक है, उनकी सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। सार्वभौम सत्ता, सिंह किस चीज़ का प्रतीक है, सार्वभौम सत्ता का। हाथी गर्भस्थ का, घोड़ा गृह त्याग, बैल जन्म, और सिंह सार्वभौम सत्ता। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि स्तंभ के बारे में बेसिक क्या था, क्या क्या हुआ बेसिक स्तंभ के बारे में। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मिला है अशोक का स्तंभ। ठीक है, थोड़ा उसका भी मेंशन आपको आंसर में करना पड़ता है, बस आपको याद रखना है कि 2 प्रकार के स्तंभ मिले हैं। एक स्तंभ भी 2 प्रकार के मिले हैं। ठीक है, पहला जो मिला है वो है जिस पर धम्म की नीतियाँ हैं, जिस पर धम्म नीतियाँ या राज्य देश, मतलब जो राजा का आदेश है वो छपे हुए हैं। ठीक है। और दूसरा सादे स्तंभ मिले।
दूसरा सादे स्तंभ मिले। तो जो पहले प्रकार का स्तंभ मिला है वो आपको कहाँ कहाँ मिला है? वो मिला आपको दिल्ली, मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़, सांची, लुम्बिनी आदि। इन सब जगहों से जो स्तंभ मिला है वो पहला प्रकार का मिला है। ठीक है, फर्स्ट टाइप का स्तंभ मिला जिस पर धम्म नीति या राज्य देश खुदी हुई हैं। जो दूसरी प्रकार का स्तंभ मिला है हमें, मतलब जो सादे स्तंभ है जिस पर कुछ नहीं खुदा है, वो आपको मिला है रामपुरवा, ठीक है। वो आपको मिला है बसाड़, कोशम आदि जगहों से मिला है। ठीक है, दो प्रकार के स्तंभ मिले, एक जिस पर धम्म नीतियाँ खुदी हुई हैं, राज्य देश जिस पर छपा हुआ है, दूसरा सादे स्तंभ। तो पहले प्रकार का स्तंभ जो मिला है वो आपको दिल्ली, मेरठ, टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया अलारीज भी है इसमें, सांची है, लुम्बिनी है, ये सब जगह से जो आपको स्तंभ मिला है वो धम्म नीतियाँ वाली है। और जो रामपुरवा, बसाड़, कोशम आदि जगहों से जो स्तंभ मिला है वो सादे स्तंभ, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो स्तंभ थे उसकी विशेषता आपको बताई, वो चमकदार, सुडौल, पॉलिश, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए स्तंभ, इस प्रकार के स्तंभ जो मिले हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा है इसमें स्तंभ के बारे में कि स्तंभों का जो तुलना किया गया है कुछ विद्वानों के द्वारा, अशोक के स्तंभों का जो तुलना किया गया है वो कहा गया है कि वो ईरानी स्तंभों से मिलते हैं, उनकी कॉपी है, उनकी नकल है। जिसे आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में क्या अंतर है। आज हम लोग देखेंगे कि अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में क्या अंतर है। अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में अंतर जानेंगे हम लोग। तो अशोक का स्तंभ एक साइड और ईरानी स्तंभ एक साइड करके हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। जब आप आंसर लिखे तो इसे ज़रूर मेंशन करें। अशोक के स्तंभ की अगर बात करें, सबसे पहले तो अशोक के स्तंभ की अगर सबसे पहले बात करें तो अशोक का स्तंभ जो था वो क्या था? एक आश्मक, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो क्या थी? एक आश्मक इसका होना, एक आश्मक स्तंभ थी अशोक का। जबकि जो ईरानी स्तंभ थे वो टुकड़ों से जोड़कर बनाए गए थे, टुकड़ों से जोड़कर बनाए गए थे। दूसरी अगर बात करें जो अंतर है, तो जो अशोक के स्तंभ थे वो स्वतंत्र रूप से रखे गए थे। स्वतंत्र रूप से रखे गए थे। स्वतंत्र रूप से रखे गए कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखा गया था, सीधे ज़मीन पर था वो। जबकि जो ईरानी स्तंभ थे उन्हें चौकी पर टिकाया गया था, मतलब किसी चीज़ के ऊपर रखा गया था। ठीक है, ये इनके जो स्तंभ थे, अशोक के स्तंभ थे, वो स्वतंत्र रूप से रखे गए थे, सीधे धरती पर। जबकि ईरानी स्तंभ जो थे वो उनको चौकी पर रखा गया था, उन चौकी पर टिकाया गया था। तीसरा अंतर क्या है कि जो अशोक के स्तंभ थे स्वतंत्र रूप से बाहर रखे गए थे। मतलब बाहर कहने का मतलब कि जो आपका महल है, ठीक है, उसके बाहर, ठीक है, भवन में नहीं था। जबकि जो ईरानी स्तंभ था उन्हें कहाँ रखा गया था? भवन में रखा गया था। ठीक है, जबकि अशोक का जो स्तंभ थे वो स्वतंत्र रूप से विकसित थे और बाहर रखे गए थे, स्वतंत्र रूप से विकसित थे।
भवन के बाहर रखे गए थे। तीसरा अंतर हो गया। चौथा जो अंतर था वो क्या था कि अशोक के जो स्तंभ थे उनके ऊपर पशुओं की कलाकृति थी। ठीक है, अभी हमने देखा भी सारनाथ का सिंह स्तंभ पशुओं की कलाकृतियाँ थी, जबकि जो ईरानी स्तंभ थे उनमें मनुष्य की कलाकृतियाँ थी। मनुष्य की कलाकृतियाँ थी। ठीक है, पांचवा जो अंतर हम लोग देख सकते हैं, अशोक के स्तंभ ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए, जबकि जो ईरानी स्तंभ थे वो एक समान के थे। ठीक है, एक समान थे। छठा अंतर आप देखें तो अशोक के स्तंभ सपाट थे। सपाट कहने का मतलब कि सीधा, बीच में कोई खोखला जगह नहीं था, जबकि जो ईरान के स्तंभ थे वो अंदर से खोखले थे। अंदर से खोखले कहने का मतलब कि फिर उनका स्तंभ कैसा हो गया, उनका स्तंभ हो गया नलीदार। ठीक है, मतलब गोल रूप से बना था, इनका स्तंभ सपाट था, पत्थर चूंकि बना हुआ था तो बीच में कोई खाली जगह नहीं था। तो ये अंतर है, मुख्य अंतर है। जब आप लिखें तो ये सब कीवर्ड को याद रखें और बस जाकर आंसर अच्छे लिख दें। ये अशोक के स्तंभ तुलना किसने की थी, तो इतने अंतर हैं तो सिर्फ इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि अशोक का स्तंभ और अशोक का स्तंभ जो है ईरान के स्तंभ का कॉपी है, क्योंकि पॉलिश का उपयोग दोनों में लगभग सेम था। चमकीली पॉलिश का उपयोग जो किया गया था, उस आधार पर सिर्फ हम नहीं कह सकते कि अशोक के स्तंभ और ईरान के स्तंभ में एक समानता है। ठीक है, ये कॉपी है इसका, सिर्फ चमकीली पॉलिश के आधार पर नहीं कह सकते। इतने अंतर हमने देखे तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो अशोक का स्तंभ था वो ईरानी स्तंभ से अलग था, इसकी अलग विशेषताएं थी, अलग स्वरूप में था। ठीक है, तो इसमें चमकीली पॉलिश के आधार पर सिर्फ कह नहीं सकते हम लोग। किसने इसकी तुलना की थी कि ये ईरानी स्तंभ का कॉपी है, तो उनका नाम भी आप याद रख लें, सर जॉन मार्शल। आंसर लिखते समय काम आएगा, सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन। और भी नाम है, इसके बाद आप आदि लगा दें, काम चल जाएगा। पर्सी ब्राउन आदि लोगों ने इसकी तुलना किससे की थी, ईरानी स्तंभ से। इन लोगों ने कहा कि अशोक का स्तंभ ईरानी स्तंभ का कॉपी है। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने अंतर देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उस स्तूप के बारे में, जो अशोक का स्तूप है, फिर वेदिका और गुहा विहार देखते हुए ख़त्म करेंगे हम लोग मौर्य कला को। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें और अपने दोस्तों को तक भी पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।